Okay, once again, good evening to all of you, and welcome to all in Unacademy Semester Exam channel. And this is video lecture series on metal forming process, and this is lecture number 7. And in this lecture, I am going to discuss with you wire drawing process. Correct? So चलिए start करते हैं. First of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh, and I am mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IIT Delhi in 2013. And my latest GATE rank is AIR 192 in GATE 2020, and I'm also engineering services exam written qualified. Correct? And I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam, and I have mentored 5,000+ students across the India. And my favorite subjects are strength of material manufacturing process and material science and machine design. Correct? So first of all, as we know that Unacademy is India's largest e-learning platform, and how we can get a part of this. So now for this you just follow few steps. Correct? तो उनके स्मॉल स्टेप्स के थ्रू आप अनअकैडमी के पार्ट बन सकते हो दोस्तों. तो क्या करना होगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट. फर्स्ट यू राइट अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन योर गूगल प्ले स्टोर. तो आपको यहाँ पे लिखते हैं आपको इस तरीके का एक ऐप मिलेगा दोस्तों. आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो प्रॉपरली. करेक्ट है? एंड आफ्टर दैट जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, दैट इज मैनेज गोल. तो दोस्तों इसे आप सेलेक्ट करोगे गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को. करेक्ट है? एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस यू ऑप्ट इधर प्लस प्रोग्राम और आइकॉनिक बैच. करेक्ट? प्लस या आइकॉनिक दोनों में से किसी भी प्लान को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो. इट्स योर चॉइस. लेकिन क्या डिफरेंस है, क्या फैसिलिटीज मिल रही है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. ठीक है दोस्तों? एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस आप इसको गेट सब्सक्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है? और फी पे करके आप अनअकैडमी के पार्ट बन सकते हो. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन प्लस प्रोग्राम एज वेल एज आइकॉनिक बैच. तो फर्स्ट सी इन अबाउट प्लस प्रोग्राम. नाउ यू कैन सी इन दिस यू कैन गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर. दोस्तों जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, टॉप रैंकर्स है एक्चुअली, जो ऑलरेडी एग्जाम्स को टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई किया है और पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, जिनके वास्ट एक्सपीरियंस को दोस्तों आप पा सकते हो घर बैठे विद हेल्प ऑफ दिस यूनिक प्लेटफॉर्म दैट इज Unacademy. Correct? And similarly from this you can get interactive live classes in a regular basis. डेली बेसिस आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगे. ड्यूरिंग द क्लास यू कैन इंटरेक्ट विद एजुकेटर एंड आस्क योर डाउट्स. करेक्ट? अपने डाउट क्लैरिफाई करा सकते हो. एंड हियर वी हैव वन मोर बेनिफिट दैट इज जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं दोस्तों सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस करने के लिए आपको राइट्स मिल जाएंगे. ठीक है दोस्तों? करेक्ट है? और यहाँ पे जो कोर्स कवर होगा वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा, उनकी पीडीएफ इजिली अवेलेबल होगी. करेक्ट? एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आर ऑल्सो अवेलेबल. तो ये सारी फैसिलिटी दोस्तों आपको दी जा रही है प्लस प्रोग्राम में, एंड दिस इज वेरी बेसिक प्लान. करेक्ट है? जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे उनको तो सभी को इसे सब्सक्राइब करना चाहिए. करेक्ट है? And now if we talk about iconic batch, then those students who are preparing seriously for GATE and engineering services exam, GATE और engineering services exam के जो seriously preparation कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो आइकॉनिक बैच को सब्सक्राइब करें. अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या मिलने वाला है आपको. तो इसमें वो सारी फैसिलिटी मिलने वाली है जो प्लस प्रोग्राम में है, लेकिन along with this you can get some more facilities like you can get here personal coach. ये जो टॉप रैंकर्स है दोस्तों, टॉप एजुकेटर्स है, ये आपके गाइड होंगे दोस्तों, आपको प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे मेंटरिंग करेंगे. तो आप इनकी मेंटरशिप में जब प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होने वाली है और आप सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल टेस्ट एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है. जब भी आप टेस्ट में अपियर होगे कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है. करेक्ट है? सिमिलरली यहाँ पे प्रॉपर स्टडी प्लानर होगा जिसमें कंप्लीट सिलेबस को प्लान करके आपको बताया जाएगा. ठीक है दोस्तों? कि किस डेप्थ तक किस टॉपिक को आपको पढ़ना है. करेक्ट है? एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स आर आल्सो अवेलेबल. तो ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है इन केस ऑफ आइकॉनिक बैच. करेक्ट है? तो दोस्तों आज ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाके आप सब्सक्राइब करो विथ माई प्रोमो कोड दैट इज MSS10. करेक्ट है? और मैं कुछ आपको यहाँ पे चलिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा. तो चलिए देखते हैं. अगर मैं प्लस प्रोग्राम की हम बात करें
तो यहाँ पे 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पे फी देख सकते हो 30,250, 38,500 एंड 44,000, ये फी है दोस्तों विदाउट प्रोमो कोड। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन में दिखा है MS10, दिस इज माई प्रोमो कोड। विद दिस प्रोमो कोड इफ यू सब्सक्राइब देन द फी विल बी लोअर देन द एक्चुअल फीस, करेक्ट। 10% आपको डिस्काउंट करके फी यहाँ पे लगेगी, और आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से, करेक्ट है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट आइकॉनिक बैच, तो यहाँ पे फी देख सकते हो 45,000 एंड 60,000 फॉर 12 मंथ एंड 24 मंथ है। और वहीं पे आफ्टर डिस्काउंट द फी विल बी लाइक दिस। इज इट क्लियर? विथ माई प्रोमो कोड MSS10, करेक्ट। नाउ here we have one important announcement, that is दोस्तों गेट 2020 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट है। गेट 2020 के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। कहां से? फ्रॉम 28 दिसंबर से 6 PM एवरी डे, करेक्ट। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्लासेस होंगी, करेक्ट। और इनको कौन कंडक्ट करने वाले हैं आप देख सकते हो, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर प्रवीण कुलकर्णी सर, जितेंद्र गिल सर, आदित्य गुप्ता सर, आकाश त्यागी सर एंड राजीव सर लेने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, तभी आप इनसे लाइव एवरीडे पढ़ पाओगे और आपकी प्रिपरेशन एक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। दोस्तों सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए अगर मैं आपको बताऊं, आप कहोगे कि सर यूट्यूब में तो सारी चीजें अवेलेबल है, तो क्यों लेना चाहिए? तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन इसलिए लेना चाहिए कि यहाँ पे जो आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त टॉप एजुकेटर्स हैं। हालांकि YouTube में भी सभी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे दोस्तों सारा कोर्स आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा, करेक्ट है, और प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, और कंप्लीट सिलेबस विथ योर मेंटरिंग यहाँ पे आपको दी जाएगी, करेक्ट है दोस्तों, जो कि YouTube के थ्रू वो अवेलेबल नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? इसलिए आपको इसे सब्सक्राइब करना चाहिए। एंड सिमिलरली वन मोर अनाउंसमेंट दोस्तों, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे नो योर बेसिक्स करके फ्री लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं डेली बेसिस पे। आप देख सकते हो 20th 21st को ये क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, 22nd को भी क्लासेस हो रही है, करेक्ट है। तो आप देख सकते हो 23rd को प्रवीण कुलकर्णी सर क्लास लेने वाले दोस्तों। इसमें आपको क्या होगा कि कंप्लीट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस को आपको बताया जाएगा कि सिलेबस है क्या, क्या पढ़ना है, किसका क्या वेटेज होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, क्या डिटेल सिलेबस है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी दोस्तों, फॉर स्पेशली फॉर गेट 22 एंड 2023 के लिए, करेक्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं गेट 2020 के लिए या 2023 के लिए, तो इन लेक्चर्स को जरूर देखें, करेक्ट है, इन लेक्चर्स को जरूर देखें दोस्तों, जिससे आपको कंप्लीट बेसिक्स पता चल जाए कि है क्या एक्चुअली इंजीनियरिंग, क्या गेट एग्जाम है क्या और कैसे होता है और उसका क्या सिलेबस होता है। क्योंकि आज की डेट में स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी कमी है कि कॉन्फिडेंस बहुत लैक हो रहा है, ये पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, करेक्ट है। तो अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं ये सिलेबस पढ़ा जा सकता है, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो और अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से थोड़े से आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आगे का विजन क्लियर होगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो इसे अटेंड करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल इन अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम चैनल। नाउ in this lecture I am going to discuss with you wire drawing or bar drawing operation, correct. Now you can see in this figure this is our die, is it clear? This is our die, correct, and this is our either rod or bar, correct, और ट्यूब, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, या हम सिंपली कह सकते हैं वायर, करेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, करेक्ट, इनके आप डायमेंशंस को रिड्यूस कर सकते हो, मतलब डायमीटर को रिड्यूस करके हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं, करेक्ट है। तो सिंपली यू कैन सी वायर ड्राइंग इज वेरी मच सिमिलर टू एक्सट्रूजन प्रोसेस, एक्सेप्ट हियर द मटेरियल इज compressed between the dies, and here the entry of the material is performed by pulling action instead of pushing in extrusion process। तो दोस्तों यहाँ पे हम मटेरियल को पुल करते हैं जबकि एक्सट्रूजन में हम पुश करते थे, यही मेजर डिफरेंस है। अदरवाइज एक्सट्रूजन प्रोसेस में भी हम बिलेट को, मटेरियल को डाई ओपनिंग के बीच से पास करते थे, तो जो भी डाई का शेप होता था वैसा ही एज इट इज शेप प्रोड्यूस होता था। सिमिलरली इन दिस वायर ड्राइंग ऑपरेशन,
यहाँ पे वही सेम सीन है कि अपने पास डाई है और जिस शेप की डाई है उसी शेप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड अगेंस्ट द डाई वी पुल द मटेरियल। अगर ये सानो यहाँ पे हम डाई के अगेंस्ट मटेरियल को पुल करते हैं इंस्टेड ऑफ पुशिंग इन एक्सट्रूजन प्रोसेस। दिस इज मेजर डिफरेंस, correct? And now you can see plastic flow is caused by combination of applied tensile force and the compressive force arising from the reaction of the metal within the die. Yes or no? तो यहाँ पे जो मेटल डिफॉर्म हो रहा है ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाइड बाय यू and the compressive stress induced due to passing this material through die. Yes or no? डाई ओपनिंग, तो डाई ओपनिंग के लेसर साइज की वजह से जब ये मटेरियल पास होगा तो इसमें एक कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होगा और यहाँ पे हम पुलिंग टेंसाइल लोड अप्लाई ऑलरेडी कर रहे हैं, करेक्ट है? तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ड्रॉ वायर। इज इट क्लियर? And you can see here diameter of wire rod or tube is reduced by सक्सेसिव ड्रॉइंग ऑपरेशन। दोस्तों कोई एक बार में कभी भी पूरा कंप्लीट डायमेंशन रिड्यूस नहीं किया जाता, सक्सेसिव स्टेप में क्लियर किया जाता है, करेक्ट है? एंड जनरली इट इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर प्रोसेस बट द टेम्परेचर राइजेस कंसिडरेबली ड्यूरिंग द ड्रॉइंग प्रोसेस। क्यों ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज एज वी नो दैट ड्यूरिंग द मेटल डिफॉर्मेशन प्रोसेस intermolecular friction takes place and this intermolecular friction causes heat generation। तो जो आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जो आप पावर अप्लाई कर रहे हो, वही पावर हीट के फॉर्म में वहां पे स्टोर हो जाता है। एंड एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वही फोर्स इन टर्म्स ऑफ हीट यहाँ पे स्टोर हो रहा है। यस और नो? इसलिए जब भी हम मेटल को ड्रॉ करते हैं तो अलोंग द ड्रॉइंग as we draw the material, as we deform the material, its temperature will be increases. Is it clear? Similarly, the principle is same as in the rod drawing and wire drawing. दोनों का principle same है, but the equipment is different for different size product. क्या difference है दोस्तों? अगर आप rod drawing करो या wire drawing करो तो दोनों ही process, दोनों के principle same है, करेक्ट है? बट यहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज होने वाला है स्पेशली डाइज, वो डाइज डिफरेंट होंगी, करेक्ट है दोस्तों? एंड इन केस ऑफ बार ड्राइंग इन टर्म्स ऑफ इस टर्म यूज फॉर लार्ज डायमीटर। बार ड्राइंग हम कब यूज करेंगे? व्हेन द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लार्ज, और उसको आप ड्रॉ करो तो हम इसे करेंगे बार ड्राइंग एंड इट इज जनरली अकम्प्लिश्ड इन अ सिंगल ड्राफ्ट ऑपरेशन, करेक्ट? एक बार में ही कंप्लीट ड्रॉ किया जाता है। And in bar drawing, because the beginning stock has larger diameter, it is in the form of straight cylindrical pieces rather than coiled। याद रखना दोस्तों, बार ड्राइंग का जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस लार्ज डायमीटर इसे सिलेंड्रिकल स्ट्रेट पीसेस के फॉर्म में स्टोर करते हैं रादर देन कॉइल्ड फॉर्म। जो कि वायर है वो कॉइल फॉर्म में रहेगा, ठीक है दोस्तों? अगर आप वायर को ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह की ये कॉइल्स फॉर्म में होगा और इसे आप यहाँ पे डाई से पास करके अगेन कॉइल करोगे। बट अगर हम बार की बात करें तो बार स्ट्रेट बार को हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों, करेक्ट है? और ये रिमेन, ये कैसा रहेगा दोस्तों? इट इज रिमेन प्रेजेंट इन रॉड फॉर्म, करेक्ट? स्ट्रेट रॉड फॉर्म। इज इट क्लियर? वायर ड्रॉइंग टर्म इज यूज फॉर स्मॉल डायमीटर। ये याद रखना, वायर ड्रॉइंग टर्म हमेशा यूज होता है फॉर स्मॉल वायर डायमीटर stock and the wire size up to 0.03 millimeter can be drawn in the wire drawing operation। आप देख सकते हो 0.03 millimeter, this is very less diameter, इस diameter तक के वायर को हम easily draw कर सकते हैं। and wire drawing is drawn in the form of coil consisting of several hundreds or even several thousands feet of wire and it is passes through series of draw dies। is it clear? सीरीज ऑफ ड्रॉ डाइज मतलब कि सपोज आपने यहाँ पे वायर को सबसे पहले इस स्टेशन में रिड्यूस किया, फिर अनदर स्टेशन, फिर अनदर स्टेशन एंड देन फिर इसे कॉइल करोगे, तो मल्टीपल स्टेशन से हम पास करते हैं जिसके हम इसके डायमीटर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकें। यस और नो? इज इट क्लियर? तो बहुत ज्यादा लेंथ की आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड फीट तक के वायर को हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट? नाउ this is wire drawing dies। you can see here in this portion is called as entry portion and this portion is called as approach portion and this portion is called as
bearing surface or land surface, and this is relieving portion. क्यों हम ऐसा रखते हैं? Because at the start when the wire is enter, then it is like this, correct? And now after the entering, when we pull the wire, actually ये वायर को हम पहले से ही बाहर निकालेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों? And after that we start pulling along this direction, correct? pull करेंगे, तो because of this approach portion, gradual deformation of the wire takes place. Is it clear? अगर आप instead of this, अगर आप direct straight dies ऐसा यूज करते हैं तो sudden deformation होता, and because of this it takes very high drawing force. Yes or no? Correct? So because of this, here we provide approach portion. Correct? So this is the appropriate design of wire drawing dies. Is it clear दोस्तों? Now if we talk about with respect to this wire drawing dies, then you can see here the the various dies material that are used for chilled cast iron, tool steel and tungsten carbide. These are the, ये क्या है दोस्तों? These are called as die material. Yes or no? और जनरली इसे जाना जाता है डाई स्टील. जो डाई बनाई जाती है वो डाई स्टील से बनाई जाती है, और इट में ऑल्सो मेड बाई टंगस्टन कार्बाइड एंड डायमंड मटेरियल डाइज. ये सानो, और चिल्ड कास्ट आयरन. करेक्ट? तो इसे याद रखना, चिल्ड कास्ट आयरन का एक एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिल गया कि इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ वायर ड्रॉइंग डाइज. करेक्ट? नेक्स्ट, द कास्ट आयरन डाइज आर यूज फॉर स्मॉल रन. करेक्ट? स्मॉल रन के लिए हम कास्ट आयरन डाइज भी यूज कर सकते हैं. एंड फॉर वेरी लार्ज साइज एलॉय स्टील्स आर यूज्ड इन मेकिंग डाइज. करेक्ट? लार्ज साइज ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमेशा एलॉय स्टील यूज किया जाता है, और इसी एलॉय स्टील को डाई स्टील भी कहा जाता है. द टंगस्टन कार्बाइड डाइज आर यूज मोस्टली कॉमन फॉर मीडियम साइज वायर्स एंड लार्ज प्रोडक्शन. मीडियम साइज वायर एंड लार्ज प्रोडक्शन के लिए टंगस्टन कार्बाइड डाइज यूज होगा. लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एलॉय स्टील यूज करते हैं दोस्तों, और स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स के लिए कास्ट आयरन यूज करते हैं. करेक्ट है? And for very fine wires, diamond dies are used, correct, for making very fine wires. Is it clear? Now, analysis of wire drawing operation. So once again you can see here this is our die, and from this die here I'm going to pass a wire correct. Now you can see the load will be applied at this end. Yes or no? करेक्ट है? मटेरियल को ड्रॉ करने के लिए हम यहां से लोड अप्लाई करते हैं. ठीक है दोस्तों? तो नाउ यू कैन सी दिस इज अवर डाई and this is our wire stock. Yes or no? And this is the force applied to draw the material. Yes or no? And similarly this is called original diameter, and this is called as final diameter. Is it clear? Now here we have one term, that is percentage reduction area. It is represented by R, and this can be written as A naught minus AF by A naught into 100%. So with the help of this formula we can find out percentage reduction in area, and if no friction and redundant work occurred in drawing process, then the true strain can be written as epsilon is equal to ln A naught by AF. Yes or no? और ये कैसे आया था मैं आपको बता दूं. As we know that from volume constancy, from volume
कॉन्स्टेंसी V नॉट इज इक्वल टू वी एफ, ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी रिटन एज L नॉट A नॉट इज इक्वल टू LF AF। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो ट्रू स्ट्रेन होता है दिस कैन बी रिटन एज LN LF बाई L नॉट, करेक्ट है। तो इस फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, LF बाई L नॉट कैन बी रिटन एज A नॉट बाई AF। तो सिंपली यहां से क्या आ गया रिलेशन, LN A नॉट बाई AF। इज इट क्लियर? तो इसे याद रखना। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज LN D नॉट बाई DF का होल स्क्वायर, या इसी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ LN D नॉट बाई DF। तो इससे कई तरीके से हम स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट ड्राइंग स्ट्रेस देन इट इज रिटन एज लाइक दिस, एंड दिस इज एम्पेरिकल रिलेशन। इज इट क्लियर दोस्तों? ये एम्पेरिकल रिलेशन है, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट फॉर्मूला। Is it clear? So remember this formula, sigma D is equal to sigma M ln A naught by AF। और आपको अगर याद हो तो यही सेम फॉर्मूला एक्सट्रूजन के केस में था, सिग्मा E is equal to sigma M ln A naught by AF। yes or no? करेक्ट है। तो दोस्तों याद रखना, इन बोथ द केस एक्सट्रूजन एंड वायर ड्राइंग द रिलेशन विल बी सेम, सिग्मा D is equal to sigma AM ln A naught by AF, where sigma M is a mean flow stress, correct? And if you have flow stress in terms of this relation k epsilon to the power n, then you need to first find out mean stress, and this can be written as k epsilon to the power n upon n plus 1। जैसे अगर आपको इस तरीके के फॉर्मूला के बेसिस में वैल्यू गिवन है स्ट्रेस की, तो सबसे पहले आप मीन फ्लो स्ट्रेस कैलकुलेट करो विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, और जैसे मीन फ्लो स्ट्रेस मिले तो इसमें इक्वेट कर वैल्यू पुट करके आप सिग्मा डी कैलकुलेट कर सकते हो। यस आर नो? करेक्ट है दोस्तों। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट ड्राइंग फोर्स, देन ड्राइंग फोर्स इज नथिंग बट ड्राइंग स्ट्रेस इनटू AF। व्हाई वी मल्टीप्लाइड दिस फाइनल एरिया? बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फाइनल एरिया में कर रहे हैं, ना कि इनिशियल। मैंने आपको बताया था कि इन ड्राइंग ऑपरेशन वी नीड टू अप्लाई पुल फोर्स, यस आर नो, इंस्टेड ऑफ पुशिंग इन एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो पुल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग स्ट्रेस से फाइनल एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे। यस आर नो? करेक्ट है दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा एम ln A नॉट बाई AF इंटू AF। दोस्तों अब आपको क्वेश्चन में मिलेगा क्या? क्वेश्चन में गिवन होगा कि ड्राइंग स्पीड इज VF। यस आर नो? ड्राइंग स्पीड इज VF एंड A नॉट इज गिवन, AF इज गिवन, करेक्ट है। ये सारी चीजें हो सकती है गिवन हो, एंड यू नीड टू कैलकुलेट पावर। तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी से हम लिख सकते हैं कि A नॉट इंटू वेलोसिटी एट V नॉट एंड दिस इक्वल टू AF इंटू VF, करेक्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ द वायर बिफोर एंटरिंग द डाई क्या है, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। यस आर नो? करेक्ट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, अंडर आइडियल कंडीशन आपने देखा, अब हमें देखना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इज पॉसिबल, करेक्ट? व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन कैन बी ऑब्टेन, करेक्ट है। और इसके लिए assumptions है द मटेरियल इज परफेक्ट प्लास्टिक। परफेक्ट प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि इफ आई ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, अगर आपको ये ग्राफ कुछ इस तरीके के मिले तो दिस इज कॉल्ड एज आइडियल प्लास्टिक और प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक, करेक्ट। यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट है एंड देयर इज नो yielding, is it clear? And no friction and no redundant work. Under this condition sigma d can be written as sigma m ln A naught by AF। और यहाँ पे क्या होगा, फॉर आइडियल डिफॉर्मेशन सिग्मा डी मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा एम। ये यहाँ पे की पॉइंट था, सिग्मा डी सिग्मा एम दोनों के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1 ln A naught by AF इज इक्वल टू 1। Therefore A naught by AF is equal to e to the power 1, जिसकी वैल्यू होती है 2.7183। तो यहाँ से दोस्तों A naught की वैल्यू मिल गई, that is 2.7183 times of AF। And as you get this A naught, then percentage reduction in area, that is R max, can be written as A naught minus AF by A naught। Yes or no? ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था।
इसमें इसकी वैल्यू यहाँ पे दोस्तों पुट कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.632। ये वैल्यू याद रखना, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन। तो आपसे पूछा जाए कि किसी भी वायर से हम कितने मैक्सिमम रिडक्शन को पॉसिबल कर सकते हैं, तो वो होगा दोस्तों 63.2% एरिया कैन बी रिड्यूस्ड। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन। इससे ज्यादा आप एरिया में रिडक्शन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको कैलकुलेट किया, सिंपल सा आपको कंडीशन क्या रखा था इसके लिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन। और मैं आपको बता दूं, ये रिलेशन ऑलरेडी कई बार पूछा गया है, वैल्यू 0.632 एग्जाम में कई बार पूछा गया है डायरेक्ट एज इट इज, गेट एग्जाम में एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में। तो दोस्तों इसे याद रखना, करेक्ट है। कई बार हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मिले और डायरेक्ट ही आंसर दे दो 0.632, तो ये वैल्यू भी याद रखनी है। नाउ लेट्स सी, चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देता हूँ, देखो। फॉर अ रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक वर्क मटेरियल negligible interface friction and no redundant work, the theoretical maximum possible reduction in the wire drawing operation is correct। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज बी। आपको ये वैल्यू याद रखना 0.63, एग्जैक्टली वैल्यू क्या थी? 0.632, लेकिन 0.63 तक भी याद रहा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ वायर ड्राइंग विथ कंसिडरेशन ऑफ फ्रिक्शन। अब विथ अगर फ्रिक्शन क्वेश्चन पूछा जाए और हम ये स्टडी करेंगे अंडर स्लैब मेथड, तो दोस्तों मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूं। और जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके प्री एग्जाम होने के बाद मैं ये फिर से एक बार ये इसकी क्लास लूंगा जिसमें मैं कंप्लीट डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, तो अभी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। तो चलिए देखते हैं अजम्पशंस की बात। The plane section before and after deformation remain plane, correct, during the plastic deformation. This is your first assumption. Second assumption है the material of wire is perfectly rigid plastic, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? नो स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना, yes or no। और यहाँ पे लिखी दे the work hardening effect may be taken into account, correct। Next you can see here drawing stress sigma d can be written as sigma m 1 plus b upon b 1 minus rf by r naught to the power 2b। और ये फॉर्मूला है, इसमें b क्या है दोस्तों? b इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू म्यू कॉट अल्फा। तो इस रिलेशन को याद रखना है, सिग्मा d इज इक्वल टू सिग्मा m 1 plus b upon b 1 minus rf by r naught to the power 2b, करेक्ट है। और जनरली कई बार गेट एग्जाम में देखा गया कि अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में दे देता है, फिर भी आप याद रखना। ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा इज अ सेमी डायंगल एंड म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डाई एंड वायर, करेक्ट। नाउ ड्राइंग फोर्स कैन बी रिटन एज ड्राइंग स्ट्रेस इनटू फाइनल एरिया, सिंपल सा पता है। नाउ इफ यू कैलकुलेट पावर, तो ड्राइंग पावर इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? फोर्स इनटू फाइनल वेलोसिटी। याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी से नहीं मल्टीप्लाई करते। क्यों? यहाँ पे फाइनल एरिया लिया है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी फाइनल लेंगे, क्योंकि जिस रेट से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस रेट से हम मल्टीप्लाई करके ही पावर सप्लाइड एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अ वायर ड्राइंग ऑपरेशन डायमीटर ऑफ द स्टील वायर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे ओरिजिनल डायमीटर डी नॉट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर है and final diameter is equal to 8 millimeter. The mean flow stress of the material is mean flow stress of the material that is sigma m is equal to 400 megapascal. The ideal force required for drawing, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ड्राइंग फोर्स क्या होगा, करेक्ट है, इन किलो न्यूटन। तो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा डी इज इक्वल टू होता है सिग्मा एम एल एन ए नॉट बाई ए एफ, और एफ जो होता है फोर्स, ड्राइंग फोर्स होता है दोस्तों, वो सिग्मा डी इंटू फाइनल एरिया होता है। तो सिंपली हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एम इंटू एल एन ए नॉट बाई ए एफ इंटू ए एफ। अब हम इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा दोस्तों? सिग्मा एम दैट इज 400 इंटू एल एन, और यहाँ पे मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा? एल एन ए नॉट बाई एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? एल एन ए नॉट बाई ए एफ कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ एल एन डी नॉट बाई डी एफ। तो मैं इस फॉर्मूला को अगर यूज करूं तो 2 टाइम्स ऑफ एल एन
डी नॉट बाई डी एफ दैट इज 10/8 एज इट इज लिख सकता हूं इंटू पाई/4 इंटू 8 का स्क्वायर। करेक्ट है दोस्तों। तो इसको कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे टोटल लोड पता कर सकते हो। करेक्ट है। तो देखो क्या आएगा 400 इंटू 2 इंटू ln 10/8 इंटू पाई/4 तो दोस्तों यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 8975.4 न्यूटन। तो सिंपली मैं इसे लिख सकता हूं 8 पॉइंट क्या है दोस्तों 8.975 किलो न्यूटन। इज इट क्लियर? दिस इज द ड्रॉइंग फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द वायर। यस आर नो? Okay, next question. In a multi-pass drawing operation, a round wire of 10 millimeter diameter and 100 millimeter length is reduced in cross section by drawing it is successfully through a series of 7 dies of decreasing exit diameter. During each of these drawing operation, the reduction in cross section area is 35%. The yield strength of the material is 200 megapascal. Ignore strain hardening effect. The true strain applied and the final length respectively are करेक्ट है दोस्तों। तो ट्रू स्ट्रेन क्या होगा देखो क्या हो रहा है अ मल्टी पास ड्राइंग ऑपरेशन अराउंड बार ऑफ 10 millimeter diameter and 100 millimeter length is reduced in cross section by drawing in successive through a series of 7 dies। करेक्ट। तो 7 टाइम्स यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और कितना रिडक्शन हो रहा है 35% रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 35% इन ईच केस। यस आर नो? तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि R इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 0.35 या 35% भी ले सकते हो या 0.35 और ये क्या होता है ए नॉट माइनस ए एफ बाई ए नॉट। तो सिंपली यहाँ से क्या आ गया 0.35 इज इक्वल टू 1 माइनस ए एफ बाई ए नॉट। तो ए एफ बाई ए नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 0.35। तो सिंपली ए एफ क्या आ गया दोस्तों 0.65 इंटू ए नॉट। तो आफ्टर एवरी रिडक्शन हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ पे ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल डायमीटर क्या दिया हो डी नॉट इज इक्वल टू ओरिजिनल डायमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। करेक्ट। तो ओरिजिनल एरिया क्या हो गया ए नॉट दैट इज पाई/4 डी नॉट स्क्वायर दैट इज पाई/4 इंटू 100 का स्क्वायर। 100 नॉट 100 का स्क्वायर दिस इज 10 स्क्वायर। करेक्ट है दोस्तों। तो ये ए नॉट की वैल्यू आ जाती है 78.56 mm स्क्वायर। तो ए एफ आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन क्या आएगा 0.65 टाइम्स ऑफ ए नॉट। तो 0.65 इंटू 78.56। तो जो अब नेक्स्ट A1 चलो मैं लिख देता हूं A1 इज इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा 51.064। ठीक है। अब आप A2 लिखोगे तो क्या आएगा अगेन 0.65 टाइम्स ऑफ A1। यस आर नो? So this after second reduction here the area is 33.19। आफ्टर थर्ड रिडक्शन क्या आएगा दोस्तों 0.65 टाइम्स ऑफ A2 या 0.65 टाइम्स ऑफ 0.65 टाइम्स ऑफ A1 ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो सिंपली क्या आ गया A3 इज इक्वल टू 0.65 टू द पावर n-1 टाइम्स ऑफ A1। करेक्ट। तो ये रिलेशन लिख सकता हूं सॉरी ओहो मैंने यहाँ पे n लिख दिया। द
सपोज दिस इज n, जनरलाइज फॉर्म में ए एन इज इक्वल टू 0.655 टू द पावर n माइनस 1 इंटू A1। तो अगर आपको आफ्टर सेवेंथ रिडक्शन चाहिए, करेक्ट, आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन ये था, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आफ्टर सेवेंथ रिडक्शन तो क्या आ जाएगा ये 0.65 टू द पावर 7 माइनस 1 टाइम्स ऑफ A1। तो क्या आ गया ये 0.65 टू द पावर 6 इंटू 78.56। तो ये एरिया आ जाएगा, फाइनल एरिया 5.9249 मिलीमीटर स्क्वायर आफ्टर सेवेंथ रिडक्शन। ये आर नो, करेक्ट है दोस्तों। एंड दिस इज आवर फर्स्ट इनिशियल डायमीटर, करेक्ट। तो यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन क्या आ जाएगा दोस्तों, ln AF बाई A नॉट, करेक्ट। तो सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे 5, सॉरी दिस इज नॉट AF, नहीं, दिस इज A नॉट बाई AF आफ्टर सेवेंथ रिडक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि एप्सिलॉन ln A नॉट बाई A1 प्लस ln A1 बाई A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ln A6 बाई A7, इस तरीके से भी लिख सकते थे। और यही टोटल ट्रू स्ट्रेन होगा, यस आर नो। तो इनको अगर आप ऐड करोगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या क्या वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल टू ln A नॉट बाई F, दैट इज 78.56 डिवाइडेड बाई 5.9249। तो इसकी वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 2.584, 2.584, करेक्ट है दोस्तों। तो इसके नियर बाई वैल्यू क्या है 2.45, करेक्ट। तो इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए, इधर ए और बी। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन पता चल गया कि ट्रू स्ट्रेन क्या, टोटल ट्रू स्ट्रेन क्या होगी। आपको ट्रू स्ट्रेन इन ईच स्टेप नहीं पूछा था दोस्तों, ये टोटल ट्रू स्ट्रेन पूछा था। नेक्स्ट हमें पता करना है फाइनल लेंथ क्या होगा। इज इट क्लियर, आफ्टर एवरी रिडक्शन। तो देखो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि फ्रॉम वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी, from volume constancy it can be written as V naught is equal to VF, yes or no, and V naught can be written as A naught times of L naught. This is equal to VF can be written as AF times of ALF, yes or no. So after first reduction आपको क्या मिलेगा, L1 is equal to A naught L naught upon AF, करेक्ट। और AF कौन सा है, A1, करेक्ट। तो आफ्टर सेकेंड रिडक्शन क्या मिलेगा दोस्तों, A1 बाई A2 इंटू L1, सिमिलरली L3, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड रिडक्शन क्या मिलेगा दोस्तों, A2 बाई A3 इंटू L2, करेक्ट। सिमिलरली आफ्टर फोर्थ रिडक्शन L4 is equal to A3 by A4 into L3. After fifth reduction, that is L5 is equal to A4 by A5 into L4. And similarly after sixth reduction, that is L6 is equal to A5 by A6 into L5. तो आपको पता करना था आफ्टर सेवेंथ रिडक्शन, क्योंकि 7 टाइम्स यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं हम। तो L7 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये A6 बाई A7, करेक्ट, इंटू L6। इज इट क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हम दोस्तों पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला में। तो देखो यहाँ पे इतना बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चलो इसको सॉर्ट करने की
कोशिश करते हैं, यहीं से हमें पता चलेगा कि फाइनल लेंथ क्या होगी। यस आर नो? करेक्ट है। तो एक तो तरीका यही है कि हम इसमें सारी वैल्यूज एज इट इज पुट करते चले आए तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो एरिया पता करने का तो बहुत आसान तरीका है, करेक्ट है, कि A6 A7 कैसे पता किया जाए। करेक्ट। ओके, नाउ दिस इज वन वे, करेक्ट। अनदर वे, शॉर्टेस्ट मेथड अगर हम आपको बताएं तो हम वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी अगेन लगा सकते हैं यहाँ पे, सेम यही, करेक्ट है। नॉट फॉर एवरी स्टेप, अगर सपोज आपसे इसमें पूछता है कि फिफ्थ स्टेप में मुझे बताओ कि लेंथ क्या है, तो आप कुछ इस तरीके से पता कर सकते हो, करेक्ट है। तो ये तरीका मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, कैसे हम इस प्रॉब्लम को विद इन वन स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे दे दिया है कि एवरी टाइम सेम रिडक्शन है, तो आप इस मेथड को जो मैं अब बताने वाला हूं उसको आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन देता है कि इन फर्स्ट स्टेज वी रिड्यूस 10%, आफ्टर दैट 15%, देन 20%, तब आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए मैंने ये डिटेल बताया कि आप कैसे लिख सकते हो, करेक्ट। नाउ यहाँ पे जो हमने लिया ए नॉट एल नॉट इज इक्वल टू ए एफ एल एफ, तो सिंपली हम लिख सकते हैं ना, ए नॉट इंटू एल नॉट इज इक्वल टू ए एफ। तो ए एफ की जगह हम लिखेंगे A7 इंटू L7, यस आर नो? तो यहाँ पे लेंथ आफ्टर सेवेंथ रिडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई ए एफ इंटू एल नॉट, यस आर नो? और ए नॉट बाई ए एफ, सेवेंथ रिडक्शन में हमें एरिया क्या मिला था, हमने कुछ इस वैल्यू को पता किया था विद हेल्प ऑफ दिस जनरलाइज फॉर्मूला, यस आर नो? ए एन डिवाइडेड बाई ए वन इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ए एन डिवाइडेड बाई ए वन इज इक्वल टू 0.65। और यहाँ पे रिडक्शन पॉइंट क्या था, इसको भी अगर मैं जनरलाइज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया टू द पावर n-1, करेक्ट। तो इस रिलेशन से अब आपको कोई भी रिडक्शन हो यहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, करेक्ट है, इस फॉर्मूला में। तो यहाँ पे सेवेंथ एरिया आपको पता ऑलरेडी, हमने कैलकुलेट कर लिया था 5.9249। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L7 इज इक्वल टू ए नॉट, दैट इज 78.56 डिवाइडेड बाई 5.9249 into L naught. L naught is given, that is 100 millimeter. Yes or no? आप देख सकते हो in the previous, in this is initial length 100 millimeter. तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखो क्या आएगा ये, तो दोस्तों इसके बाद आपको जो फाइनल लेंथ मिलने वाली दैट इज इक्वल टू 1325.97 मिलीमीटर आफ्टर सेवेंथ रिडक्शन। 100 मिलीमीटर को हमने 1325 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। A 10 millimeter diameter annealed steel wire is drawn through a die at a speed of 0.5 meter per second. To reduce the diameter by 20%, the yield stress of the material is 800 megapascal. करेक्ट। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डायमीटर रिडक्शन 20% का है, करेक्ट है, यील्ड और मीन फ्लो स्ट्रेस दिया हुआ है, करेक्ट। तो इसमें पूछा गया नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन एंड स्ट्रेन हार्डनिंग, द स्ट्रेस रिकॉर्ड फॉर ड्रॉइंग क्या होगा। तो चलो मैं यहीं पे सोल्यूशन लिख देता हूं दोस्तों, सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा एम एल एन ए नॉट बाई ए एफ। कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें आप अगर वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, हाँ 10 मिलीमीटर डायमीटर नीडल स्टील वायर है जिसका 20% डायमीटर रिड्यूस कर रहे हैं, इज इट क्लियर। तो बचेगा कितना, तो इफ डी नॉट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर 20% रिड्यूस कर दिया तो फाइनल डायमीटर क्या मिलेगा, 0.8 टाइम्स ऑफ 10, दैट इज 8 मिलीमीटर, यस और नो। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, 800 इंटू 2 ln 10/8 ऐसे लिख सकता हूं,
करेक्ट, क्योंकि हमें पता है एल एन ए नॉट बाई ए एफ को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एल एन डी नॉट बाई डी एफ। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये सार नो। करेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी। करेक्ट है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एल एन 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 इंटू 800 मेगा पास्कल। तो ये दोस्तों आ जाता है 357.029 मेगा पास्कल। यहां से आपको मिल गया सिग्मा डी की वैल्यू, ये सार नो। तो करेक्ट आंसर इज दिस। एंड नेक्स्ट पूछा है पावर रिक्वायर्ड। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू फाइनल वेलोसिटी। और फोर्स क्या होगा दोस्तों, सिग्मा डी इंटू फाइनल एरिया इंटू वी एफ। इसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, 357.029 इंटू पाई बाई 4 इंटू फाइनल डायमीटर दैट इज 8 स्क्वायर इंटू यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई थ्रू डाई एट द मैट दैट a 10 millimeter diameter annealed steel wire is drawn through a die at a speed of 0.5। करेक्ट है, तो यहाँ पे मीटर दिया, सॉरी स्पीड दिया 0.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो इससे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा दोस्तों आंसर, दिस इज इक्वल टू तो ये दोस्तों यहाँ पे वैल्यू आ गई 8975.4 वॉट, या इसी को लिख सकते हैं हम 8.97 किलोवाट। तो कौन सा आंसर होगा, दिस वन। करेक्ट, तो सिंपल सा आंसर है। हेलो विकास, आसान तरीके से आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। In two-stage wire drawing operation, the fractional reduction ratio of change in cross-sectional area to initial cross-section area in the first stage is 0.4। करेक्ट, मतलब डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल टू 0.4 दिया हुआ है। If the two-stage wire drawing operation, the fractional reduction that is ratio of change in cross-section area to the initial cross-section area in the first stage is 0.4, the fractional reduction in the second stage is 0.3, this is 1, delta a by del a naught of second stage this is equal to 0.3। the overall fraction reduction क्या होगा दोस्तों, देखो a naught minus af by a naught this is equal to 0.4। और यहाँ पे af क्या होगा दोस्तों, this af is nothing but this is called as a1। करेक्ट, अब यहाँ पे a1 इसका ओरिजिनल डायमीटर कहलाएगा, तो a1 माइनस a2 बाई a1 दिस इज इक्वल टू 0.3। इज इट क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो पहले यहां से देखो, दिस इज इक्वल टू, अब a1 की वैल्यू क्या होगी पहले हम ये पता कर लें। तो 1 माइनस a1 बाई a नॉट इज इक्वल टू 0.4, देयरफॉर a1 कैन बी रिटन एज 0.6 टाइम्स ऑफ a नॉट। करेक्ट है, तो यहां से a फाइनल a2 क्या आ जाएगा दोस्तों, सिमिलरली 0.7 टाइम्स ऑफ a1, या हम लिख सकते हैं 0.7 टाइम्स ऑफ 0.6 टाइम्स ऑफ a नॉट, क्योंकि a1 इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ a नॉट है। करेक्ट, तो यहां से a2 की वैल्यू क्या मिल गई, 0.7 इंटू 0.6, तो 0.42 टाइम्स ऑफ a नॉट। करेक्ट, तो इसमें पूछा है द ओवरऑल फ्रैक्शनल रिडक्शन क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि a नॉट माइनस a2 बाई a नॉट पूछा जा रहा है, ये सर नो। और इस रिलेशन से आपको क्या मिल गया, a2 बाई a नॉट दिस इज इक्वल टू 0.42। करेक्ट है, और इसी में देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस a2 बाई a नॉट। करेक्ट, और हमें इसी की वैल्यू चाहिए a नॉट माइनस a2 बाई a नॉट की, यस और नो। करेक्ट है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस a2 बाई a नॉट, यस और नो, 1 माइनस a2 बाई a नॉट, और ये रखोगे तो 1 माइनस 0.42,
क्या आ गया दोस्तों? 0.58। करेक्ट है। समझ में आया कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए? तो देखो आपको ये गिवन था तो आपने इससे क्या किया, पहले A1 पता कर लिया कि A1 क्या होगा, मतलब आप एरिया आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन। नेक्स्ट सेकंड रिडक्शन में दे रहा 0.3, तो इसमें एरिया आफ्टर सेकंड रिडक्शन हम इस तरीके से लिख सकते हैं A2 टाइम्स ऑफ 0.3 है, तो जैसे यहाँ पे 0.4 था तो 0.6 आया, 0.3 है तो 0.7 डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, 0.7 टाइम्स ऑफ A1 है ना। और A1 की जगह क्या है 0.6 टाइम्स ऑफ A0, तो 0.7 इंटू 0.6 इंटू A0, तो यहाँ से आपको A2 बाई A0 की वैल्यू मिल गई 0.42। अब हमें पता करना था तो ओवरऑल रिडक्शन, तो ओवरऑल रिडक्शन क्या होगा A0 माइनस A2 बाई A0, और इसे सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस A2 बाई A0 लिख सकते हैं, तो A2 बाई A0 की वैल्यू पुट कर दो तो आपको ये आंसर मिल गया, दैट इज 0.58। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस वन। यस आर नो? करेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, गेट 2015 का प्रॉब्लम था। करेक्ट है। ओके चलिए आगे बढ़े। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे सेशन को एंड करने वाला हूँ। नाउ यू कैन सी हियर। दोस्तों 28 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है फॉर गेट 2020 एंड गेट 23। करेक्ट। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे देख सकते हो ये आपके टॉप मोस्ट एजुकेटर्स होंगे जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।